प्रिवेंशन बेटा कल का हमारा टॉपिक, प्रीवियस टॉपिक में से एक पार्ट रह गया था कि ओजोन लेयर की डिप्लीशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके दो मेथड हैं, बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब ओजोन को डिप्लीट करती हैं, तो अगर हम इनकी प्रोडक्शन को कम कर दें, रिड्यूस कर दें, तो फिर ओजोन लेयर की डिप्लीशन से बचा जा सकता है। और कैसे बच सकते हैं? ऐसी अच्छी क्वालिटी के एसी और फ्रिज वगैरह जो है, रेफ्रिजरेटर यूज करें एडवांस मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के, ताकि उनमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज उनमें से कम होते हैं। और सेकंड है बाय रिड्यूसिंग द कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कि फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम कंज्यूम करें ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, क्योंकि एयर पोल्यूशन इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। तो ये कल का टॉपिक था, इसका बेटा अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। मैं इसको रेज करता हूं। और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। ये बेटा आप लोग लिख लेंगे उसी पेज पर। पेज नंबर कौन सा है? 130 है। तो फर्स्ट बेटा, इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। और पहले पॉइंट के ऊपर हेडिंग क्या बनाएंगे? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर। डिप्लीशन ऑफ ओजोन enables ultraviolet radiations of the sun to reach to the earth that can cause skin cancer to human beings and other animals. अब ओजोन लेयर है जहां पे मौजूद है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो वहां पे रुक जाती थी, लेकिन जहां पे अब क्या हो गया है, वहां पे होल हो गया है। जो ओजोन लेयर है वो वहां से थिन हो गया है, तो यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब अर्थ पे पहुंचेंगी। और वहां पे जो ह्यूमन बीइंग्स जो है मूव कर रहे हैं, हम इंसान फिर रहे हैं, तो उनके साथ जब उनकी बॉडीज के साथ स्ट्राइक करते हैं, तो इनके पास बहुत हाई एनर्जी होती है। ये हमारे सेल्स में म्यूटेशन कॉज करती है, और म्यूटेशन से फिर क्या होती है, सेल की जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल ग्रोथ अगर होने लग जाए तो उसे कहते हैं ट्यूमर्स, और ट्यूमर अगर बॉडी में स्प्रेड हो जाए तो उसे कहते हैं कैंसर। तो ये स्किन की जो सेल्स हैं उनको डैमेज करती हैं, तो स्किन कैंसर का वजह बनती है। सेकंड पॉइंट है बेटा, उसके ऊपर हेडिंग देंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। सेकंड पॉइंट के ऊपर क्या हेडिंग देंगे बेटा? इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो डिक्रीज ओजोन लेयर विल इंक्रीज इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया। तो इनकी वजह से फिर इन्वायरमेंटल चेंजेस ऐसी आती हैं, और हमारी बॉडीज के जो इम्यून सिस्टम है वो इस तरह से इफेक्ट होता है कि उससे जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जैसा कि मलेरिया वगैरह के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट के ऊपर हेडिंग देंगे डिसरप्टिंग फूड चेन्स। डिसरप्टिंग फूड चेन। थर्ड पॉइंट के ऊपर क्या हेडिंग है बेटा? बताता हूं डिसरप्टिंग का मतलब, कोई बच्चा पूछे ना अभी। डिसरप्टिंग फूड चेन्स। डिसरप्टिंग फूड चेन्स। अब बेटा फूड चेन क्या होती है? एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, उसको फिर कोई और एनिमल खा जाता है, उसको कोई और एनिमल खा जाता है, तो ये प्रोसेस कीजिए फूड चेन कहलाता है। अब ग्रास है बेटा, ग्रास को कौन ईट करेगा? ग्रास हॉपर ईट करेगा। ग्रास हॉपर को कौन ईट करेगा? लेट्स सपोज फ्रॉग ईट करेगा। फ्रॉग को कौन ईट करेगा? स्नेक ईट करेगा। स्नेक को लेट्स सपोज ईगल ईट करेगा। अब लेट्स सपोज बेटा अब ऐसा करते हैं, कोई ऐसी चेंजेस आई हैं इन्वायरमेंट के अंदर, ओजोन लेयर के खत्म होने की वजह से कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ है, कुछ ऐसा इफेक्ट हुआ है कि लेट्स सपोज फ्रॉग जो है ना, उनके लिए जिंदा रहना मुश्किल हो गया है।
अब इस फूड चेन के अंदर फ्रॉग, लेट्स सपोज उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई है, मरने शुरू हो गए हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब ग्रॉस हॉपर को खाने वाला खत्म हो गया, कोई ग्रास हॉपर को नहीं खा रहा, तो ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे। जब ग्रास हॉपर बढ़ जाएंगे तो ग्रास जो है वो वहां से वो ज्यादा खाएंगे, तो ग्रास खत्म हो जाएगा, घास खत्म हो जाएगी। जबकि स्नेक को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा, वो भूखा मर जाएगा। घास खत्म हो जाएगी तो और जो घास के अंदर रहने वाले छोटे बहुत जो एनिमल्स हैं उनका जीना खत्म हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया है, ओजोन डिप्लीशन ने क्या कर दिया है, अगर इस लेट सपोज यहाँ पे मौजूद फूड चेन के अंदर मौजूद फ्रॉग को इफेक्ट पहुंचाया है, हम फर्ज कर रहे हैं, तो इस तरह से फूड चेन क्या हो गई है, पूरी फूड चेन इफेक्ट हुई है उससे। इसे कहते हैं डिसरप्टिंग फूड चेन्स। तो इट कैन चेंज द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स डिसरप्टिंग द फूड चेन। ये अगर प्लांट्स को लेट सपोज अगर इफेक्ट करती है, ओजोन लेयर से अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है, वो ग्रास को खत्म कर देती है, ये ग्रास खत्म हो जाता है तो ग्रास हॉपर खत्म हो जाएंगे, ग्रास हॉपर खत्म हो जाएंगे तो फ्रॉग खत्म हो जाएंगे, फ्रॉग खत्म होंगे तो स्नेक की पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या होता है, डिसरप्टिंग फूड चेन्स, मतलब है फूड चेन्स का जो कनेक्शन है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, उसको खराब कर देता है। क्लियर है बेटा ये पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि ऊपर हेडिंग बनाएंगे क्लाइमेटिक चेंजेस। फोर्थ पॉइंट के ऊपर क्या हेडिंग बनाएंगे बेटा, क्लाइमेटिक चेंजेस। और इट कैन चेंज द विंड पैटर्न्स रिजल्टिंग इन क्लाइमेटिक चेंजेस। पूरे हाँ जी बेटा अफान ऐसे ही है। तो क्लाइमेटिक चेंजेस जो है, जब विंड पैटर्न चेंज होंगे तो पूरा क्लाइमेट का जो होगा, हमारे वेदर कंडीशंस, ज्यादा लंबे अरसे तक जो वेदर कंडीशन है उन्हें क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट में बेटा चेंजेस आएंगी और उसका फिर क्या रिजल्ट निकलेगा, all over the world and especially Asia and Pacific will be the most affected regions facing climate induced migrations of people crisis। तो जब क्लाइमेट चेंज होगा, लेट्स सपोज एक इलाके में क्लाइमेट ऐसे चेंज हुआ है कि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ना शुरू हो गई है, तो वहां पे फिर जो रहने वाले लोग हैं दे विल माइग्रेट टूवर्ड द एरियाज वेयर टेम्परेचर इज सूटेबल फॉर लाइफ। तो इस तरह से फिर वो माइग्रेशन कॉज हो सकती हैं। तो ये है इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। पहला बेटा स्किन कैंसर हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीजेस लाइक मलेरिया फैल सकती हैं, फूड चेन्स जो है वो डिसरप्ट हो सकती हैं, और क्लाइमेटिक चेंजेस जब चेंज होगी तो पूरे जो वर्ल्ड को, उसके जो एनवायरनमेंट को वो इफेक्ट करेगी एंड दे कॉज वेरियस प्रॉब्लम्स। उससे उनका एक ये भी है कि फिर क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड माइग्रेशंस ऑफ द पीपल मे आल्सो हैपन। तो ये था बेटा इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। आगे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए बेटा पेज 131 पे, कहता है जस्टिफाई ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। आप लोग खुद बता सकते हैं कैसे बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड है, क्योंकि ये सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। इट एक्ट्स लाइक अ shield and protect us from the various diseases like skin cancer and infectious diseases, and also save us from the diverse drastic climatic changes। नेक्स्ट है बेटा वाई ओजोन इज डिप्लीटिंग इन एटमॉस्फेयर। क्यों डिप्लीट हो रही है, इसी वजह से डिप्लीट हो रही है, वही जो जो रीजन लिखी थी उन्हीं को बताना है। बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड बिकॉज ऑफ मोर एयर पोल्यूशन ओजोन इज डिप्लीटिंग इन एटमॉस्फेयर। और इक्वेशंस लिखेंगे उसमें, ओजोन की डिप्लीट होने वाली इक्वेशंस लिखेंगे बेटा, व्हाई ओजोन इज डिप्लीटिंग इन एटमॉस्फेयर में जो ओजोन की डिप्लीशन की जो इक्वेशंस कल पढ़ी थी वो लिखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल, ओजोन होल क्या होता है वो हम पीछे पढ़ा है बेटा, कि बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन इज डिप्लीटिंग एंड दिस द रीजन वेयर ओजोन लेयर डिप्लीट्स इज कॉल्ड ओजोन होल। और उसमें ये नीचे लिखेंगे कि ओजोन होल कहाँ पे बन चुका है। साइंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन वर फर्स्ट नोटिस्ड ओवर डाटा इन 1980s। Since 1990s, the depletion have also been recorded over the Arctic region, where the ozone layer is found। कहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है जी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। नहीं बेटा इब्राहिम नहीं होता ना बेटा। उसके बाद बेटा अब जो है इसके ऊपर नेक्स्ट पेज 131 के ऊपर बेटा जो नीचे बना हुआ है इंसनरेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल कॉजेज एयर पोल्यूशन, इसको मैं रीड कर रहा हूँ, यहाँ से भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आई डोंट नो अभी इसको अभी ये सिलेबस में शामिल है या नहीं है, लेकिन आप लोग इसको कर लें, अगर होता भी है तो हो सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आता था।
व्हाट इज इंसिनरेशन, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, पहला ही वर्ड लिखा हुआ है इंसिनरेशन, तो पहला इधर शॉर्ट क्वेश्चन लिखें व्हाट इज इंसिनरेशन। तो इंसिनरेशन इज अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। जो सॉलिड वेस्ट है उसको फिर डिस्पोज ऑफ करने का जो प्रोसेस है उसे इंसिनरेशन कहते हैं, एट हाई टेम्परेचर्स बिटवीन 650 टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड इन इंसिनरेटर्स। वो जहां पे वो इंसिनरेशन का प्रोसेस होगा उसे कहते हैं इंसिनरेटर्स। तो incinerators reduce the solid mass of the originally waste by 80 to 85%। अब देखिए ना बेटा, बहुत ज्यादा जो सॉलिड वेस्ट मटेरियल है जब उसको बर्न किया जाएगा तो डेफिनेटली उसके पीछे ऐश बचेगी, थोड़े बहुत उसका मैस कम हो जाएगा, तो 80 to 85% सॉलिड वेस्ट जो है वो तो रिड्यूस हो जाता है। एंड कन्वर्ट द वेस्ट मटेरियल्स इनटू ऐश, फ्लू गैस एंड हीट। तो ये चीजें बनती हैं, जब उसको बर्न करेंगे तो ऐश बनी है, कुछ गैसेज रिलीज हुई है जिन्हें फ्लू गैस कह रहा है एंड हीट कहता है। तो ये क्या है बेटा, प्रोसेस ऑफ इंसिनरेशन। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आता है व्हाट इज इंसिनरेशन, तो ये पहली 4 लाइनें लिखेंगे। फिर नीचे वाली बेटा जहां पे लिखा हुआ है आल दो, तो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट आर व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ इंसिनरेशन, या फिर व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ इंसिनरेशन। अब इंसिनरेशन का नुकसान क्या है, व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ इंसिनरेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये नीचे वाली 4 लाइनें आएंगी। आल्दो द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड वेस्ट इज रिड्यूस्ड इफेक्टिवली, वॉल्यूम ऑफ वेस्ट तो रिड्यूस हो गया है, हमने उसको तो ठिकाने लगा लिया है। बाय इंसिनरेशन इट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस गैसेस एंड टॉक्सिक ऐश। अब वो जो वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर केमिकल्स हैं, उसके अंदर पॉलीथीन है, उसके अंदर और बहुत से डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस हैं, तो जब उनको बर्न किया जाएगा तो उनसे पॉइजनस गैसेस रिलीज होगी और टॉक्सिक ऐश रिलीज होगी। द फ्लू गैस इंक्लूड्स, अब फ्लू गैस कौन कौन सी है, उसके अंदर डाइऑक्सिन्स हैं, फ्यूरॉन्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर, और भी बहुत से डिफरेंट मटेरियल उसमें रिलीज होता है। तो ये सारी सब्सटेंसेस जो टॉक्सिक गैसेज हैं जिनको कलेक्टिवली फ्लू गैस कह रहा है, तो ये क्या होती है, हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। तो इंसिनरेशन का एक फायदा, इंसिनरेशन है क्या कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल को हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के अंदर जिनको इंसिनरेटर्स कहते हैं, और उसमें जो सॉलिड वेस्ट है, लेट्स सपोज अगर 80 केजी हमने उसके अंदर, सॉरी 100 केजी अगर हम उसके अंदर वेस्ट मटेरियल को जलाएंगे तो वो 15 केजी उसके पीछे ऐश वगैरह बचेगी, बाकी सारी चीजें जल जाएगी। तो उसका सॉलिड मैस जो था वो तो 80 to 85% रिड्यूस हो गया है, लेकिन इस प्रोसेस में डेंजरस एंड टॉक्सिक गैसेज रिलीज होती हैं जो हमारे लिए क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है। तो यहाँ तक बेटे हमारा का टॉपिक था। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे। एक्सरसाइज आप लोग खुद सॉल्व करोगे, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको एक्सरसाइज में या एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो वो कल आप लोग मुझसे पूछेंगे, मंडे को आप लोग पूछेंगे, और मंडे को हम लोग बेटा चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, दैट इज वाटर। और टेस्ट बेटा आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी से ऑप्ट किया होगा बेटे, चीटिंग करके पेपर करने का कोई फायदा नहीं है, नंबर ले लेंगे, जिसने चीटिंग करनी है वैसे उसको 20 नंबर दे देता हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है बेटा। याद करें चैप्टर्स को और अपने एग्जाम की तैयारी करें। जी बेटा, जहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अगर टॉपिक क्लियर है आज का तो बता दें, क्लियर है तो फिर हम क्लास को एंड कर दें बेटा। अच्छा, एक्सरसाइज करवा दूं, अभी हमारे पास 15 मिनट हैं। बेटा अब अब्दुल मनान, वेडनेसडे का लेक्चर मुझे टॉपिक अगर आप बता सको तो, वरना सारे टॉपिक यूट्यूब पे अपलोड किए हुए हैं, मुझे ये नहीं पता कि वेडनेसडे को कौन सा टॉपिक मैंने पढ़ाया था। इफेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये इफेक्ट शॉर्ट भी आ सकता है, जो आपके सामने बोर्ड पे इफेक्ट नजर आ रहे हैं ये शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी आ सकता है। एमसीक्यूज पर आ जाए बेटा, एक्सरसाइज एमसीक्यूज पे जो बच्चा लीव करना चाहते हैं लीव कर दे, जिसने एमसीक्यूज मार्क करने में एमसीक्यूज मार्क करवा देता हूँ बेटा। अभी हमारे पास 15 मिनट है तो वाई वी शुड वेस्ट देम, उनको यूज करते हैं। पहला है बेटा, अबाउट 99% एटमॉस्फेरिक मैस लाइज विद इन 30 किलोमीटर्स। पहला एमसीक्यू का ऑप्शन क्या है बेटा, सी।
ग्रुप में बेटा मैंने लिंक भेज दूँ, आप बेटा सर्च कर लीजिएगा ना, चैनल सर्च कर लीजिएगा मनान। लिंक मैंने सर अजहर को कहना है कि भेज दिया और उन्होंने फिर लगाना है टाइम। केमिस्ट्री वो पता नहीं फिर कब आपको लिंक भेजते हैं। विद खलीक और इसकी रीसेंट वीडियोस जो अपलोड हुई हैं उनमें अपने चैनल ढूंढ लें। जी बेटा फर्स्ट वाले का फर्स्ट एमसीक्यू का आंसर है बेटा, एक मिनट लेट मी कंफर्म। जी बेटा फर्स्ट का है 30 किलोमीटर, ए ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट का ए ऑप्शन है। मैंने क्या लिखा है, सी लिखा है, ए ऑप्शन है बेटा, फर्स्ट का ए ऑप्शन। सेकंड पे आए, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर वेरिएशन एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी रीजन्स, तो 4 रीजन में डिवाइड किया था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। और वो टेम्परेचर उनकी लेंथ भी आपको आनी चाहिए कि कौन सा रीजन किस हाइट तक मौजूद है। तो सेकंड का ऑप्शन कौन सा है, डेल्टा ऑप्शन है बेटा, डी ऑप्शन है सेकंड का। 4 रीजन में डिवाइड करते हैं। जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज, तो जस्ट अबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर, कौन सा ऑप्शन है, डी, थर्ड का डी। उसके बाद है अ ग्रुप ऑफ गैसेस दैट मेंटेन्स टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, तो वो ग्रुप ऑफ गैसेस जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन करता है, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, तो वो है ए, चौथे का बेटा ए ऑप्शन है। नेक्स्ट है द अर्थ एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है बेटा, मोर एंड मोर प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें ऑप्शन है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन। पहला ए और बी ऑप्शन दोनों ठीक है, दोनों में सेम लिखा हुआ है ना, नो 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 नो, पहला है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो नहीं है। पांचवें का है बेटा बीटा ऑप्शन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2। 6 पे आए बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा नहीं है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज होता है, हाँ जी होता है। इंक्रीजिंग फूड चेन्स, फूड चेन का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। इंक्रीजिंग फ्लड रिस्क, हाँ जी जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे, और जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो हमारे दरियाओं में ज्यादा पानी आएगा जिससे फ्लड्स हो सकते हैं, और जब ज्यादा दरियाओं में पानी आएगा, ज्यादा बारिशें होंगी, तो फिर सी लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका जो है तीनों इफेक्ट्स हैं लेकिन फूड चेन नहीं है, तो छठे का ऑप्शन बी, छठे का ऑप्शन बी। सातवें पर आए, नॉर्मली रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और रेंज क्या होती है उसकी 5.6 to 6 होती है। इसका ऑप्शन कौन सा है, बिकॉज ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बीटा ऑप्शन। ये आप लोगों ने याद रखना है बेटा, जो एसिड रेन है दैट इज बिकॉज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, और जो नॉर्मल एसिड रेन वाटर होता है दैट इज वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, because when water reacts with carbon dioxide it forms carbonic acid, and carbonic acid is a weak acid. next है buildings are, क्वेश्चन 8 को इधर ही लिख देते हैं, जगह है, buildings are being damaged by acid rain because it attacks, तो बिल्डिंग्स के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, अब कैल्शियम सल्फेट को भी नहीं इफेक्ट करती एसिड रेन, कैल्शियम नाइट्रेट और कैल्शियम ऑक्सलेट को भी इफेक्ट नहीं करती, एसिड रेन इफेक्ट्स कैल्शियम कार्बोनेट, तो 8 का ऑप्शन सी। अब 9th बेटा, और 9th का ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, एसिड रेन अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ बाय क्लॉगिंग फिश गिल्स बिकॉज ऑफ, तो मैंने कहा था पढ़ाते हुए कि एमसीक्यू आता है कि फिश गिल्स के अंदर कौन सी मेटल क्लॉग हो जाती है, उसके अंदर जम जाती है उसकी गिल्स के साथ, दैट इज एल्यूमिनियम मेटल, ऑप्शन डी। अब 10th है बेटा, 10th का आंसर है बेटा, ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर अस एज इट, क्यों बेनिफिशियल है, बिकॉज इट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, पहला है इंफ्रारेड रेडिएशंस नहीं, एब्जॉर्ब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ तो रिएक्ट करके उसकी ब्रेक डाउन होती है, एब्जॉर्ब एयर पोल्यूटेंट भी नहीं है, तो 10वें का ऑप्शन बी। 11th पे आए बेटा, तो 11th है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन एयर पोल्यूटेंट,
अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, कौन सा इनमें से एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो नाइट्रोजन जो है बेटा दैट इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन गैस इज नॉट एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है, ओजोन भी एयर पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी एयर पोल्यूटेंट है, नाइट्रोजन इज नॉट एयर पोल्यूटेंट। तो 11th का ए ऑप्शन बेटा। 12th पे चले बेटा। हाँ बेटा, मैंने यही आपको पढ़ाते हुए बताया था, ओजोन अगर हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये पॉइजनस गैस है। हाँ, अगर हमसे ये 30 किलोमीटर ऊपर मौजूद है स्ट्रेटोस्फेयर में, फिर वहां पे हमारे लिए वो पोल्यूटेंट नहीं है। किसी भी चीज की लोकेशन पे डिपेंड करते हैं ना। अगर एक सल्फ्यूरिक एसिड है, वो एक ग्लास में पड़ा हुआ है दूर आपसे बीकर के अंदर, वो हार्मफुल नहीं है। आपके ऊपर गिरा दिया जाए तो आपको नुकसान पहुंचाएगा, तो फिर वो आपके लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर ओजोन ट्रोपोस्फीयर के अंदर मौजूद है तो एयर पोल्यूटेंट है, और अगर स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है तो फिर हमारे लिए बेनिफिशियल है। नेक्स्ट कौन से हम 12 पे पहुंचे हैं? 12 है बेटा, आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये एमसीक्यू अभी हमारे सिलेबस में निकाल दिया गया था, लेकिन वैसे इसका है सल्फर डाइऑक्साइड। 12 जो है उसका है ऑप्शन बी, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, एक्सक्लूड है बेटा। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय अर्थ आर एब्जॉर्ब्ड बाय। हाँ जी, अर्थ से जो इंफ्रारेड रेडिएशंस, ऐसे ये अर्थ सरफेस है, इंफ्रारेड रेडिएशंस आती हैं, और ऊपर यहाँ पे क्या मौजूद है जो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। तो 13 का है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, और उसका ऑप्शन कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स, ऑप्शन ए। 13 का ऑप्शन ए। 14 है, ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज राइजिंग ऑफ द सी लेवल। द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बेटा वो कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग, जिससे ज्यादा बारिशें होती हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, जिससे जो है तो 14 जिससे सी लेवल राइज हो जाता है। 14 का ऑप्शन ए। 15 पे चले, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। कौन सी गैस हमारी अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है? ओजोन। और ओजोन का फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला O3। तो 15 का आंसर डेल्टा, डी ऑप्शन। 15 का ऑप्शन डी। 16 पे चले बेटा, इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन आर फॉलोइंग एक्सेप्ट द वन। कौन से इफेक्ट्स हैं ओजोन डिप्लीशन के? इंक्रीजेस इन्फेक्शियस डिजीजेस, अभी पढ़ा है, इन्फेक्शियस डिजीज कॉज करती है। इंक्रीजेस क्रॉप प्रोडक्शन, ये तो नहीं पढ़ा, फसलें तो ज्यादा नहीं बढ़ती। दूसरा क्या ऑप्शन? सी ऑप्शन है, कैन कॉज स्किन कैंसर। यस, इट कैन स्किन कॉजर, इट कैन कॉजेज क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस भी करती है, तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होती। तो 16 का ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। 17 पे चले बेटा, which one of these pollutants are not found in car exhaust fumes। तो कार एग्जॉस्ट फ्यूम्स में बेटा O3 नहीं होती, ये भी आई थिंक आपके सिलेबस में हमने नहीं पढ़ा। ओजोन नहीं होती क्योंकि उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड भी होते हैं। जो गाड़ियों का धुआं है उसमें ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर मौजूद होते हैं, ओजोन मौजूद नहीं होती। सॉरी, O3 लिख दिया है। 17 का ऑप्शन बी। उसके बाद 18 बेटा, 18 है, द प्रोसेस by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates is called। The process by which atmospheric nitrogen is turned into nitrates is called fixing। उसको फिक्सिंग कहते हैं, लेकिन ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, ये भी बेटा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और उसके बाद बेटा 19 एंड 20 रह गए हमारे, मैं यहाँ पे करा लेता हूँ 19 एंड 20 एमसीक्यूज। 19 है, ग्लोबल वार्मिंग इज बिकॉज ऑफ। तो ग्लोबल वार्मिंग किसकी वजह से है? एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। हाँ जी, पहला ही ऑप्शन है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। ये यूवी लाइट आती है सन से, और अर्थ से एमिट कौन सी होती है? इंफ्रारेड। और इंफ्रारेड रेडिएशन जब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होती है।
एग्जॉस्ट फ्यूम्स का मतलब होता है बेटा गाड़ियों के जो एग्जॉस्ट पाइप से धुआं निकल रहा है, उस धुएं के फ्यूम्स को कह रहा है एग्जॉस्ट फ्यूम्स। तो अर्थ सरफेस से इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट होती है, और अगर ये एब्जॉर्ब हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग। अब बी ऑप्शन भी बता देता हूं क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन। जो सन से इंफ्रारेड रेडिएशन तो आती नहीं है, सन से तो क्या आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, वो तो ज्यादा एब्जॉर्ब होती है ओजोन में, तो उससे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती। और थर्ड है इमिशन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट नहीं होती, आईआर रेडिएशन एमिट होती है। तो 19th का ऑप्शन बेटा ए को टिक करेंगे आप लोग, 19th का ऑप्शन ए। और उसके बाद 20 बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाए, कार्बन मोनोऑक्साइड इज हार्मफुल टू अस बिकॉज। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड हार्मफुल है बेटा, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन हीमोग्लोबिन। सी ऑप्शन है वैसे इसका बेटा, वैसे इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन है। वैसे आप लोगों को मैंने बताया हुआ था कि ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के साथ मिल जाती है, जिससे ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो सकती ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन के साथ, तो ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। लास्ट 3 मिनट से बेटा तुम्हें शॉर्ट क्वेश्चन एक बार बता देता हूं जो आपके सिलेबस में आप लोगों ने पढ़े करने हैं। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर, पहला शॉर्ट क्वेश्चन करना है, पहला करना है। दूसरा है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स, ये भी करना है। थर्ड है स्टेट द मेजर सोर्सेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, पेज 122 पे आप लोगों ने पढ़ा था, ये भी करना है। स्टेट द मेजर, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग अप एटमॉस्फेयर, हाउ। वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को मॉडिफाई करके लिखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट ड्यू टू विच द टेम्परेचर ऑफ अर्थ इंक्रीजेज एज मोर एंड मोर हीट इज इंट्रैप्ड, ये भी करना है। पांचवा है CO2 इज हिडन एनिमी, एक्सप्लेन इट्स एक्शन, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसको छोड़ दें। पांचवा क्वेश्चन सिलेबस में शामिल नहीं है, पांचवा आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद छठा है व्हाट थ्रेट्स आर टू ह्यूमन हेल्थ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड, छठा भी नहीं है। क्वेश्चन 6 भी आपके सिलेबस में नहीं है। सेवंथ है विच इज एयर which air pollutant is produced on anaerobic decomposition of organic matter, सातवां भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। how acid rain increases the acidity of soil, ये शामिल है। point out two serious effects of ozone depletion, ये serious effect में से कोई सा भी ozone depletion का effect लिख देंगे, skin cancer लिख दें और एक climatic changes लिख दें, they are more serious, skin cancer and climatic changes are more serious, ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। ओजोन लेयर फॉर्म्स इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये भी शामिल है। व्हाई द 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक लाइज विद इन द ट्रोपोस्फीयर, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। 11 शामिल नहीं है। एंड हाउ ओजोन लेयर इज बीइंग डिप्लीटेड बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की कल वाली इक्वेशंस लिखनी है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, पांचवा, छठा, सातवां और 11वां MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और ये 12th, 18th और 20th MCQs भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। बाकी बेटा आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट है, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए हुए हैं। यहाँ तक बेटा अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, अदरवाइज इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम परसों जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग भी बता दूं बेटा, पहला लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है बेटा, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, चौथा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, पांचवा लॉन्ग नहीं है, पांचवा नहीं है, पहला नहीं है और पांचवा नहीं है। कंपाउंड ऑफ सल्फर छठा है, जो नहीं है मैं वहां पे लिख देता हूं। पहला नहीं है, पांचवा नहीं है, सातवां नहीं है और नावा नहीं है, 9th भी नहीं है। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, उनको बॉयज को नजर ही नहीं आ रहे। पहला, पांचवा, सातवां और 9th, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। हंसा भी क्लास में आई हुई है काफी अरसे के बाद।